नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम शेष विधाएं हैं उन पर बातचीत करने वाले हैं। अब ये हुआ दोस्तों उपन्यास का उद्भव और विकास। अब अगली विधा पर हम आते हैं और हम चर्चा करते हैं कि आखिर रेखा चित्र क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें दो शब्द हैं, रेखा और चित्र। यहां रेखाएं पेंसिल से खींची गई रेखाएं नहीं है, बल्कि ये रेखाएं किसकी हैं? शब्दों से निर्मित रेखाएं। यानी रेखा चित्र का अर्थ क्या हुआ कि शब्दों से इस प्रकार की रेखाएं निर्मित करे रेखा चित्रकार कि वो पूरा का पूरा दृश्य, पूरा का पूरा चित्र पाठक के सामने साकार हो जाए। ऐसी विधा को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द से, ये स्केच था, स्केच शब्द से बना है, पर्याय के रूप में यहां हिंदी में रेखा चित्र ग्रहण किया गया है। पर्याय के रूप में इसे व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र या चरित लेख जैसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। यानी इसके लिए व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र और चरित लेख जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप यह विधा विकसित हुई, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अभी तक दोस्तों हम जो पढ़ रहे थे, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये तीनों विधाएं परंपरागत विधाएं थी जो संस्कृत साहित्य से हमें प्राप्त हुई विरासत के रूप में। लेकिन अब हम जो विधाएं पढ़ रहे हैं वे पश्चिमी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में आई। रेखाचित्र निश्चित दृष्टिकोण से अभिव्यक्त किसी भी दृश्य, चरित्र या घटना का मर्मस्पर्शी एवं सजीव शब्द चित्र है। ध्यान देंगे, कौन सा चित्र है? शब्द चित्र है, जिसमें आकारगत लघुता यानी उसका आकार संक्षिप्त होता है, उसके बावजूद उसमें पाठकों के हृदय को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी रेखा चित्र का सीधे सरल शब्दों में अर्थ यह हुआ कि एक ऐसी लिखित साहित्यिक विधा जिसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी दृश्य, किसी भी घटना का इस प्रकार का वर्णन किया जाए लघु आकार में, जो पाठकों के हृदय पर अपनी स्थायी छाप छोड़ने में सफल हो। यानी उसका प्रभावशाली होना बहुत अधिक जरूरी है, उसका मर्मस्पर्शी होना जरूरी है। रेखा चित्र के विषय अक्सर कोई व्यक्ति होता है, या जड़ पदार्थ होते हैं, या पशु पक्षी होते हैं। रेखा चित्र में प्रमुख रूप से तीन तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। सबसे पहला विषयबद्धता, यानी जो भी विषय लिया गया है, व्यक्ति है, जड़ पदार्थ है या पशु पक्षी है, उसी से रेखा चित्र हमेशा प्रारंभ से लेकर अंत तक जुड़ा रहे, यानी उस वही वस्तु उसके केंद्र में स्थित रहे। दूसरी बात सरसता, यानी उसका रोचक होना बहुत जरूरी है, वरना वह पाठकों के हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो सकेगा। तीसरा बिंदु है, तीसरा तत्व है संस्मरणात्मकता, यानी स्मृति के आधार पर कोई भी पुरानी घटना, कोई भी पुराना व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी स्मृति में भी रेखा चित्र लिखे जाते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में तो संस्मरणात्मकता ही मूल आधार होती है, लेकिन रेखा चित्र में अन्य तत्वों के साथ संस्मरणात्मकता एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके अलावा कुछ अन्य तत्व भी हैं, जैसे सौदेश्यता, यानी किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रेखा चित्र की रचना की जानी चाहिए। चित्रात्मकता, यानी पाठकों के समक्ष शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित करने की क्षमता होनी चाहिए। बिंबात्मकता, यानी जो जिस घटना का, जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का, जिस पशु या पक्षी का वर्णन किया जा रहा है, उसकी पूरी की पूरी आकृति, पूरा का पूरा दृश्य या बिंब पाठक के समक्ष साकार होना चाहिए। और एकात्मकता, यानी उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। और तटस्थता, ता कर लेंगे इसको, तटस्थता का मतलब है कि व्यक्ति, जो लेखक है, वो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर रेखा चित्र को न लिखे, बल्कि निष्पक्ष भाव से रेखा चित्र की रचना करे। आगे चलते हैं। तीव्रता और प्रभावशीलता, बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप का चित्रण, ये कुछ अन्य विशेषताएं हैं, अन्य तत्व हैं जो एक रेखा चित्र को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता का मतलब है क्योंकि आकार छोटा होता है रेखा चित्र का, ऐसी स्थिति में उसका बहुत अधिक तीव्रता से पाठक के हृदय को प्रभावित करने की क्षमता से युक्त होना तीव्रता है। दूसरी बात प्रभावशीलता,
तो तीसरा, बाह्य और आंतरिक, जिस वस्तु जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उसके बाह्य स्वरूप का भी चित्रण किया जाए और आंतरिक स्वरूप का भी चित्रण किया जाए। ये प्रमुख तत्व हैं जो एक अच्छे रेखा चित्र में होने ही चाहिए। अब बात आती है रेखा चित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहली बात जो हम पहले भी कह चुके, पश्चिमी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में रेखा चित्र नाम की गद्य की विधा विकसित हुई। प्रारंभिक रेखा चित्रों में संस्मरणात्मकता की प्रधानता है। ध्यान देंगे, जो शुरुआत में जब रेखा चित्र लिखे गए तो उनमें संस्मरणात्मकता की प्रधानता थी। यही कारण है कि प्रारंभिक रेखा चित्रों को, वो संस्मरण है या रेखा चित्र, इस तरह का निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें संस्मरणात्मकता बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। पद्म सिंह शर्मा हिंदी रेखा चित्र साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, रेखा चित्र साहित्य के प्रवर्तक हैं पद्म सिंह शर्मा, आपको भूलना नहीं है। पद्म सिंह के रेखा चित्र परम पद्म पराग में संकलित किए गए हैं। रेखा चित्र गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में विकसित हुआ। छायावाद युग में इसका प्रारंभ हुआ। इसके विकास क्रम को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक युग जो 1918 से 1938 के मध्य माना गया है, और दूसरा उत्कर्ष काल जो 1939 से अब तक लगातार चल रहा है। विशुद्ध रेखा चित्रों का पहला संग्रह देखिए, संस्मरणात्मकता प्रधान जो प्रारंभिक रेखा चित्र लिखे गए उनसे प्रवर्तन हुआ पद्म सिंह शर्मा के रेखा चित्रों के माध्यम से, और वो उनका संकलन था पद्म पराग। लेकिन वास्तव में विशुद्ध रेखा चित्र जिसे कहा जाए उसका पहला संग्रह बोलती प्रतिमा के नाम से प्रकाशित हुआ, और इसके लेखक थे श्री राम शर्मा, और इसका प्रकाशन हुआ 1937 में। प्रवर्तक है पद्म सिंह शर्मा, लेकिन वास्तविक विशुद्ध रेखा चित्र सबसे पहले लिखे श्री राम शर्मा ने, जिसका प्रकाशन 1937 में बोलती प्रतिमा के नाम से हुआ। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। लेखक ने स्वयं बोलती प्रतिमा की रचनाओं को लेख, स्केच और कहानियां माना है। बोलती प्रतिमा की अधिकांश रचनाएं रेखा चित्र है। भाई जगन्नाथ इस बोलती प्रतिमा संकलन की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी सबसे श्रेष्ठतम बोलती प्रतिमा नामक संग्रह का प्रभावशाली रेखा चित्र है भाई जगन्नाथ। इस बात को आपको भूलना नहीं है। ग्रामीण पात्रों के सुख दुख, त्याग तपस्या, ओजस्वी एवं जीवंत चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा इस युग के अन्य रेखा चित्रकार हैं, यानी पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा और उसके अलावा बनारसी दास चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा इस युग के महत्वपूर्ण रेखा चित्रकार माने गए हैं। यानी कौन सा युग की बात कर रहे हैं? प्रारंभिक युग की बात कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी ने संतों, समाज सेवियों, देश सेवकों, साहित्यकारों से संबंधित संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे जो विशाल भारत और अन्य समकालीन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। व्यक्ति के गुणों की अभिव्यक्ति पर इनका अधिक ध्यान केंद्रित हुआ। बात की जा रही है बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्रों की। उनके व्यक्तित्व के दुर्बल पक्षों पर ध्यान केंद्रित ही नहीं किया गया, जबकि तटस्थता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है रेखा चित्र का। उसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के अगर हम सबल और प्रभावशाली सशक्त पक्ष का चित्रण कर रहे हैं तो उसकी दुर्बलताओं को भी हम रेखांकित करें पूरी ईमानदारी के साथ। ये होती है तटस्थता। लेकिन बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो रेखा चित्र लिखे उसमें व्यक्तित्व के दुर्बल पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र जो है उनमें कल्पना मूलक कलात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। आगे चले। अब महादेवी वर्मा के कुछ प्रमुख रेखा चित्रों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं जिन पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। रामा जो 1930 में प्रकाशित हुआ, बिंदा 1934 में, सबिया 1935 में, बिट्टो 1935 में, घीसा 1936 में प्रकाशित रेखा चित्र है। और ये सभी रेखा चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा चित्र माने जाते हैं। और ये किस महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं दोस्तों, वे संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की श्रेणी में आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। महादेवी वर्मा ने समाज के दीनहीन शोषित व्यक्तियों को विषय बनाकर भारतीय समाज का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में संवेदनशीलता, भावुक कल्पना और कवि हृदय की कलात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो ये हुए प्रारंभिक काल के रेखा चित्रों की बातचीत, जिसमें 4 बिंदु महत्वपूर्ण है, 4 रेखा चित्रकार महत्वपूर्ण है। पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा।
अब बात आती है रेखा चित्र के उत्कर्ष काल की। उत्कर्ष काल पर चर्चा करते हैं। उत्कर्ष काल में आकर कलात्मक एवं संवेदना युक्त रेखा चित्र लेखन, यानी प्रारंभिक काल में संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे जा रहे थे। केवल महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में कलात्मकता देखने को मिलती है, लेकिन उत्कर्ष काल में आकर सभी रेखा चित्र कलात्मक और संवेदना युक्त हो गए। हंस पत्रिका के रेखा चित्र विशेषांक में, जिसका प्रकाशन मार्च 1939 38-39 कर लेंगे इसको, कहीं पर 38 मिलता है, कहीं पर 39 मिलता है, तो 38-39 में हुआ और इसके संपादक थे श्रीपत राय। और इस पत्रिका ने के इस विशेषांक ने रेखा चित्र विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1946 में मधुकर नामक पत्रिका, संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, पत्रिकाएं और उनके संपादक भी याद करते रहेंगे। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। इन्होंने भी रेखा चित्र विशेषांक का प्रकाशन किया। 1952 में बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र एवं सेतुबंध रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित हुए। यानी इस युग में उत्कर्ष काल में आकर बनारसी दास चतुर्वेदी ने 2 रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित किए, जिसमें से एक का नाम था रेखा चित्र और दूसरे का नाम था सेतुबंध। आगे चलें। चतुर्वेदी जी के रेखा चित्रों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हुई। श्री राम शर्मा की अन्य कृतियां, यानी प्रारंभिक युग में श्री राम शर्मा का प्रारंभिक काल था रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में, और अब वे उत्कर्ष काल में अधिक कलात्मक रेखा चित्रों का सृजन करने लगे। और इस युग में आकर उनकी जो रेखा चित्र संबंधी कृति प्रकाशित हुई वो है प्राणों का सौदा, और इसका प्रकाशन हुआ 1939 में। जंगल के जीवन रेखा चित्र संग्रह का प्रकाशन हुआ 1949 में, और वे जीते कैसे हैं इसका प्रकाशन हुआ 1957 में। ये 3 रेखा चित्र संग्रह श्री राम शर्मा के बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह माने जाते हैं। जनपदीय शब्दों का प्रयोग, यानी जिस स्थान को आधार बनाकर वे रेखा चित्र लिख रहे हैं वहां के स्थानीय शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात, उनके रेखा चित्रों में कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया और उसके माध्यम से रोचक एवं हृदय स्पर्शी यानी मर्म स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी इस युग के एक अन्य रेखा चित्रकार है जो अपने शब्द संयोजन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। लाल तारा, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ, माटी की मूर्तें 1946 में, गेहूं और गुलाब 1950 में और मील के पत्थर 1957 में प्रकाशित रेखा चित्र संग्रह हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के। सभी बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह है। प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय, विषय की विविधता और शब्दों एवं वाक्यांशों का संयत प्रयोग बेनीपुरी के लेखन की विशेषता है। यानी 3 विशेषताएं उनके रेखा चित्रों में देखने को मिलती हैं। एक तो कल्पना और भावुकता का समन्वय, दूसरा विषय की विविधता और तीसरा शब्दों और वाक्यांशों का बहुत ही संतुलित प्रयोग। रेखा चित्र साहित्य के विकास में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारंभिक युग में उनके गिने चुने रेखा चित्र प्रकाशित हुए, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। उत्कर्ष काल में उनके रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें उल्लेखनीय है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971। ये इनके प्रमुख उत्कर्ष काल में प्रकाशित रेखा चित्र संग्रह है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि रेखा चित्र संग्रह महादेवी वर्मा के सारे रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। उन्हें संस्मरण की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है और रेखा चित्रों की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है। धर्मयुग नामक जो पत्र है उसमें 1970 के विभिन्न अंकों में नीलू कुत्ता, दुर्मुख खरगोश, सोना हिरनी आदि पशुओं पर उनके अत्यंत संवेदनापूर्ण रेखा चित्र प्रकाशित हुए। किनके? महादेवी वर्मा के। इनके सभी रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये मैं कई बार कह चुकी हूं, इसे भूलेंगे नहीं। चित्रोपमता यानी चित्र शब्दों के माध्यम से पाठक के समक्ष चित्र प्रस्तुत करने की कला इनके रेखा चित्रों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकाश चंद्र गुप्त इस युग के उल्लेखनीय रेखा चित्रकार हैं। आगे चलें। पुरानी स्मृतियां 1947 में प्रकाशित, स्मृति चित्र तथा रेखा चित्र 1940 में प्रकाशित रचनाएं हैं प्रकाश चंद्र गुप्त की, और निर्जीव वस्तुओं स्थानों पर रचित रेखा चित्र इन कृतियों में संकलित किए गए हैं। इनके रेखा चित्रों पर
अंग्रेजी के एजी गार्डनर के रचना शिल्प का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। आगे चलें। अब कुछ अन्य रेखा चित्रों पर बात करते हैं जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्रों का सृजन किया, जिनमें विनय मोहन शर्मा महत्वपूर्ण है। रेखा और रंग इनकी कृति है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनको भूलेंगे नहीं। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959 में प्रकाशित इनके प्रमुख रेखा चित्र संग्रह हैं। इसके बाद शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, बहुत प्रश्न पूछा जाता है वे दिन वे लोग किसकी कृति है, तो आपको भूलना नहीं है, शिव पूजन सहाय इसके लेखक है और ये एक रेखा चित्र संग्रह है। 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। सत्यवती मलिक द्वारा रचित अमिट रेखाएं 1951 में प्रकाशित। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित रेखाएं बोल उठी 1949 में प्रकाशित हुई। देवेंद्र सत्यार्थी की ये कृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित रेखाएं और चित्र 1955 में प्रकाशित कृति है। आगे चले, आगे चलते हैं। विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं नाम से रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित किया, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ। सेठ गोविंद दास ने चेहरे जाने पहचाने नाम से रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित किया, 1966 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रेम नारायण टंडन ने रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित किया, 1959 में इसका प्रकाशन हुआ। महेंद्र भटनागर ने विकृत रेखाएं धुंधले चित्र 1966 में प्रकाशित हुआ। कुंतल गोयल कुछ रेखाएं कुछ चित्र 1967 में प्रकाशित हुआ। इनमें से दोस्तों विष्णु प्रभाकर और सेठ गोविंद दास के रेखा चित्र संग्रहों के नाम और उनके सन आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। अब आती है अगली विधा संस्मरण। रेखा चित्र हम पढ़ चुके हैं। रेखा चित्र और संस्मरण दोनों बहुत मिलती जुलती रचनाएं हैं आधुनिक गद्य की। ये भी पश्चिमी प्रभाव से भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में आई। तो अब हम इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्मरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्द जो है अंग्रेजी के मेमोयर्स नामक शब्द से बना है। मेमोयर्स जो मेमोरी पर आधारित होते हैं, स्मृति पर आधारित होते हैं, तो स्पष्ट है कि संस्मरण भी स्मृति पर आधारित है। इसका हिंदी मेमोयर्स का हिंदी रूपांतर है संस्मरण। और व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में देखा जाए तो सम उपसर्ग है, स्मृ धातु है और ल्युट प्रत्यय है। और ल्युट प्रत्यय संस्कृत का, उसमें से अन शेष रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार संस्मरण शब्द का निर्माण होता है। और इसके साहित्यिक अर्थ की बात करें तो संस्मरण एक ऐसी गद्यमय विधा है जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान या उससे संबंधित किसी भी घटना का स्मृति के आधार पर चित्रण इस प्रकार किया जाता है कि वो पाठक के हृदय पर अमिट छाप छोड़ दे, जिसकी छाप लेखक के हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गई हो और उसमें क्षमता हो। यानी दो तरह से प्रभावित करना है। पहला तो जिस घटना, जिस व्यक्ति, जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है वो लेखक की स्मृति में मौजूद रहनी चाहिए और सामान्य तौर पर मौजूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि प्रभावशाली रूप में मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि तभी लेखक एक प्रभावशाली, एक सशक्त संस्मरण का चित्रण कर सकेगा, संस्मरण की रचना कर सकेगा। इसमें 5 तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहली बात तो स्मृति, क्योंकि संस्मरण पूरी तरह से स्मृति पर आधारित होता है। दूसरी बात कथा तत्व महत्वपूर्ण, क्योंकि रोचकता कथा तत्व से ही आती है। आत्मीयता, यानी जिससे जुड़ी हुई स्मृति का वर्णन किया जा रहा है उसमें आत्मीयता, यानी लेखक जो लिखने वाला है उसका संवेदनात्मक संबंध होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, तभी वो प्रभावशाली संस्मरण की रचना कर सकेगा। और जिस व्यक्ति को आधार बनाकर चित्रण किया जा रहा है, रचना की जा रही है, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति से संबंधित जो तथ्य हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किए जाने चाहिए, यानी तथ्य प्रामाणिक होने चाहिए। तो ये 5 तत्व हैं जो एक संस्मरण के लिए अनिवार्य माने गए हैं। अब बात आती है संस्मरण की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्मृति पर आधारित होते हैं संस्मरण। दूसरी बात, वास्तविक घटनाओं पर आधारित होते हैं। हम जितनी भी साहित्यिक विधाएं पढ़ते हैं दोस्तों, वे अधिकांशतः कल्पना पर आधारित होती है, लेकिन संस्मरण एक ऐसी गद्य की विधा है जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। जीवन के किसी खंड विशेष का चित्रण इसमें किया जाता है। कथा तत्व की प्रधानता होती है, भावपूर्ण चित्रण किया जाता है, अपने व्यक्तित्व की भी अभिव्यक्ति की जाती है। मान लीजिए हम
किसी भी रचनाकार से, किसी भी साहित्यकार से प्रभावित होकर उससे, उसके संपर्क से जुड़े किसी भी स्मृति, किसी भी संस्मरण, किसी भी घटना का चित्रण करते हैं, तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो व्यक्तित्व और हमारा जो आत्मीयतापूर्ण संबंध है उस व्यक्ति के साथ, उसकी अभिव्यक्ति भी अनिवार्यतः संस्मरण में होती है। इसलिए आत्माभिव्यक्ति का गुण होना भी अनिवार्य है। दूसरी बात, एकात्मकता होनी चाहिए, यानी चित्रण में बिखराव नहीं होना चाहिए। अगली बात, चित्रोपमता होनी चाहिए, यानी वर्णन या चित्रण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि पाठक के समक्ष पूरा का पूरा दृश्य साकार हो जाए। आगे चले। सरसता और रोचकता और प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता, ये अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं संस्मरण की। अब आती है बात संस्मरण साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। प्रारंभिक जो संस्मरण थे दोस्तों, वे सरस्वती, माधुरी, सुधा, विशाल भारत और हंस जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुए। यानी हिंदी में संस्मरण साहित्य का विकास के प्रारंभिक चरण में इन पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। कुछ विद्वान 1907 में प्रकाशित प्रताप नारायण मिश्र पर रचित बाल मुकुंद गुप्त के संस्मरण को हिंदी का पहला संस्मरण मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया प्रताप नारायण मिश्र पर आधारित 1907 में प्रकाशित संस्मरण को हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पद्म सिंह शर्मा, जिनके पद्म पराग को रेखाचित्र, प्रथम रेखाचित्र संग्रह माना जाता है, उन्हीं को संस्मरण साहित्य का प्रवर्तक मानते हैं। संस्मरण साहित्य को अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसकी विधिवत शुरुआत द्विवेदी युग में हुई। पद्म सिंह शर्मा के संस्मरण प्रबंध मंजरी में संकलित है। यानी पद्म सिंह शर्मा, जिनको कुछ विद्वान संस्मरण विधा का प्रवर्तक मानते हैं, उनके संस्मरणों की कृति है प्रबंध मंजरी। पद्म पराग में उनके रेखा चित्रों का संकलन है। संस्मरण साहित्य के जो विकास के चरण हैं, उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। प्रारंभिक युग जो 1900 से 1918 के बीच आता है, छायावाद युग जो 1918 से 1936, छायावादोत्तर युग जो 1936 से 1950 के बीच, और उत्तरवर्ती युग जो 1950 से अब तक चल रहा है। अब देखते हैं कि संस्मरण साहित्य का विकास प्रारंभिक युग में संस्मरण किस रूप में हमारे सामने आए। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से संस्मरण इस युग में प्रकाशित हुए। प्रमुखतः जीवनी परक संस्मरण लिखे गए, यानी संस्मरण व्यक्तियों से संबंधित थे और उनके जीवन से संबंधित थे, यानी जीवनी के जो तत्व होते हैं उनकी प्रधानता थी इन संस्मरणों में। इस युग में अधिकांश संस्मरण किसके द्वारा लिखे गए? प्रवासी भारतीयों के द्वारा, यानी जो भारतवासी विदेशों में रह रहे थे, उन्हें, वे जिन अपने आत्मीय जनों को भारत में छोड़कर गए थे, उनसे संबंधित, उन पर आधारित संस्मरण लिखे गए। उद्देश्य क्या था इस युग में संस्मरण का? भारतीयों को पश्चिम के रहन सहन और दर्शनीय स्थलों से परिचित कराना, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो विदेशों में जाकर रहने लगे थे, वे वहां की जीवन शैली, वहां के दर्शनीय स्थलों पर आधारित संस्मरण भी लिखने लगे। यात्रा वृत्तांत मूलकता इस युग के संस्मरण की, और निबंधात्मकता प्रमुख विशेषता, यानी एक तो जीवनी परक संस्मरण लिखे गए प्रारंभिक युग में, दूसरी बात यात्रा वृत्तांत मूलक संस्मरण लिखे गए, और तीसरी बात इन संस्मरणों में निबंधात्मकता की प्रधानता थी। अब प्रारंभिक युग के प्रमुख संस्मरणकारों में किन किन संस्मरणकारों के नाम लिए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अनुमोदन का अंत नाम से एक संस्मरण लिखा। 1905 में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा संस्मरण है सभा की सभ्यता, 1907 में इसका प्रकाशन हुआ। विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जो 1918 में प्रकाशित हुआ। इन कृतियों के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्मरणों के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्मरणकार भी हुए, जिनमें राम कुमार खेमका, जगत विहारी सेठ, पांडुरंग खान खोजे, प्यारेलाल मिश्र, काशी प्रसाद जायसवाल, जगन्नाथ खन्ना और भोला दत्त पांडे के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हरिऔध जी के संस्मरण नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने इस युग में उल्लेखनीय संस्मरणों का संग्रह प्रकाशित किया, और यही कारण है कि ये बाल मुकुंद जी का जो संस्मरण संग्रह है हरिऔध जी के संस्मरण के नाम से, ये इस युग की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। आगे चले। संस्मरण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। सुधा पत्रिका में 1921 में प्रकाशित इलाचंद जोशी का एक संस्मरण,
मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां और वृंदावन लाल वर्मा का कुछ संस्मरण इस युग के अन्य उल्लेखनीय संस्मरण है। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से संस्मरण साहित्य में इस समय विविधता रही। पद्म सिंह शर्मा, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और श्री राम शर्मा ने भी संस्कृत संस्मरण साहित्य को समृद्धि प्रदान की। छायावाद युग के प्रमुख संस्मरणकार। इस युग में पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग की रचना की, 1929 में प्रबंध मंजरी की रचना की। इलाचंद जोशी, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां, 1921 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, हम रेखा चित्र में पद्म पराग का नाम पढ़ चुके हैं, आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि प्रारंभिक युग में संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे गए थे। संस्मरणों की प्रधानता थी, संस्मरणात्मकता की प्रधानता थी। यही कारण है कि इस समय के रेखा चित्रों को वे संस्मरण की श्रेणी में भी रखा जाता है और रेखा चित्रों की श्रेणी में भी रखा जाता है। श्री राम शर्मा एक अन्य संस्मरणकार हैं जिन्होंने शिकार नाम से एक संस्मरण संग्रह 1936 में प्रकाशित किया। वृंदावन लाल वर्मा का संस्मरण संग्रह कुछ संस्मरण के नाम से 1921 में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा के अनेक संस्मरण इस समय प्रकाशित हुए, जिनमें रामा 1930, बिंदा 1934, सबिया बिट्टो 1935 और घीसा 1936 विशेष उल्लेखनीय है। अब बात आती है राम कुमार खेमका का जो संस्मरण संग्रह है वो प्रकाशित हुआ इधर उधर की बातें के नाम से 1918 में। अब बात आती है छायावादोत्तर युग की। संस्मरण लेखन में छायावादोत्तर युग में आकर बहुत ही बारीकी, बहुत ही सूक्ष्मता आई और इसके फलस्वरूप अत्यंत सूक्ष्म भावपूर्ण चित्रण संस्मरण में किए जाने लगे, यानी संस्मरणों में इस युग में आकर कलात्मकता का समावेश हो गया। इस युग के प्रमुख संस्मरणकारों में महादेवी वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार, ये उनके प्रमुख संस्मरण संग्रह है। स्मृति की रेखाओं का प्रकाशन हुआ 1947 में, पथ के साथी 1956 में, स्मारिका 1971 में और मेरा परिवार 1972 में। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त ने एक संस्मरण संग्रह प्रकाशित किया 1947 में, जिसका शीर्षक था पुरानी स्मृतियां। अब रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनको एक रेखा चित्रकार के रूप में हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी अनेक संस्मरण संग्रह प्रकाशित किए, जिनमें से दो महत्वपूर्ण है। लाल तारा 1938 में प्रकाशित, मील के पत्थर 1957 में प्रकाशित। राधिका रमन प्रसाद सिंह का संस्मरण संग्रह टूटा तारा 1940 में प्रकाशित हुआ। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण संग्रह हमारे आराध्य 1952 में प्रकाशित हुआ और संस्मरण नाम से एक अन्य संग्रह 1953 में प्रकाशित हुआ। आगे चलें। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के तीन प्रमुख संस्मरण संग्रह हैं। पहला है जिंदगी मुस्कुराई 1953 में प्रकाशित, दूसरा है संस्मरण और तीसरा है भूले हुए चेहरे। तो आप इन तीनों नामों को अपनी स्मृति में ताजा रखेंगे। फिर बात आती है शिव पूजन सहाय की। स्मृति शेष नाम से उनका संस्मरण संग्रह प्रकाशित हुआ 1987 में। फिर आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के तीन संस्मरण संग्रह प्रकाशित हुए। बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ हूं, मेरे असहयोग के साथी। बचपन की स्मृतियों का प्रकाशन 1955 में माना जाता है और जिनका मैं कृतज्ञ हूं 1957 में प्रकाशित माना जाता है। तो दोस्तों, इन नामों को आप कंठस्थ कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उपेंद्रनाथ अश्क ने भी संस्मरण संग्रह लिखे, जिनमें मंटो मेरा दुश्मन, बहुत प्रश्न आता है, 1956 में प्रकाशित हुआ। ज्यादा अपनी कम पराई 1959 में प्रकाशित उनका संस्मरण संग्रह है। शांति प्रिय द्विवेदी ने स्मृतियां और कृतियां नाम से एक संस्मरण संग्रह प्रकाशित किया 1966 में। विष्णु प्रभाकर ने यादों की तीर्थ यात्रा 1981 में प्रकाशित किया। हम सफर मिलते रहे 1996 में प्रकाशित हुआ और एक संस्मरण संग्रह उन्होंने स्केच और संस्मरण के नाम से भी प्रकाशित किया, यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखा चित्र और संस्मरणों का मिला जुला संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे नाम से एक संस्मरण संग्रह 1962 में प्रकाशित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर के इस संस्मरण संग्रह पर भी बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न दोस्तों, जिन्होंने जीना जाना, इसलिए इसका प्रकाशन का वर्ष भी आपको कंठस्थ कर लेना है। 1971 का में प्रकाशित हुई उनकी ये रचना। अमृतलाल नागर ने जिनके साथ जिया नाम से
एक संस्मरण संग्रह प्रकाशित किया 1973 में और उसके बाद 1981 में इसका प्रकाशन हुआ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती का संस्मरण संग्रह हम हशमत के नाम से 1977 में प्रकाशित हुआ। इस पर भी बहुत प्रश्न, ये तीनों संस्मरण संग्रह आपको भूलने नहीं है, इन पर बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात आती है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव ने जो संस्मरण संग्रह लिखा उसका शीर्षक है औरों के बहाने। 1981 में इसका प्रकाशन हुआ। अज्ञे ने स्मृति लेखा नाम से 1982 में एक संस्मरण संग्रह प्रकाशित किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण संग्रह है और अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में भी यह संस्मरण संग्रह प्रस्तावित होता है। फणीश्वरनाथ रेणु ने वन तुलसी की गंध नाम से एक संस्मरण संग्रह प्रकाशित किया। 1984 में इसका प्रकाशन हुआ। रविंद्र कालिया का संस्मरण संग्रह का नाम है सृजन के सहयात्री। 1996 में इसका प्रकाशन हुआ। और इनका एक और संस्मरण संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, गालिब छुटी शराब, जो 2000 में प्रकाशित हुआ। विद्यानिवास मिश्र के संस्मरण संग्रह का शीर्षक है चिड़िया रैन बसेरा, 2002 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, ये सारे के सारे संस्मरण संग्रह केवल वही नाम लिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें कंठस्थ कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है आत्मकथा नामक गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा की, जो फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। ये वही सारी विधाएं चल रही हैं दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। आत्मकथा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आत्म और कथा दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द। आत्म का अर्थ होता है अपना, अपनी, कथा यानी कहानी। तो आत्मकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और कथा। आत्म का अर्थ है स्वयं और कथा का अर्थ है कहानी। आगे चलें। इस प्रकार आत्मकथा शब्द का अर्थ हुआ स्वयं की कहानी, अर्थात स्वयं का जीवन वृत्त। आत्मकथा को लेखक के जीवन का विस्तृत और क्रमबद्ध वर्णन माना जाता है। प्रारंभ में आत्मकथा के अर्थ में आत्मचरित या आत्मचरित्र शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी आत्मकथा शब्द का प्रयोग बाद में शुरू हुआ। पहले इस तरह की गद्य की विधा को आत्मचरित या आत्मचरित्र के नाम से जाना जाता था। आत्मकथा के स्वरूप पर बात करें तो यह साहित्य की एक सरस संस्मरणात्मक विधा है, पहली बात। दूसरी बात, जीवनी परक कथेतर गद्य रूप होकर भी जीवनी से भिन्न है। यद्यपि इसमें लेखक अपनी जीवनी को प्रस्तुत करता है, लेकिन फिर भी ये जीवनी नामक जो विधा है गद्य की, उससे पूरी तरह से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें लेखक अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है और जीवनी नामक विधा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन पर आधारित बनाकर लिखी जाती है। संस्मरणात्मक होते हुए भी यह विधा संस्मरण नामक साहित्यिक विधा से भिन्न है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण संस्मरणों को याद करता हुआ उनके विषय में अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। लेकिन फिर भी आत्मकथा में क्योंकि आत्म तत्व बहुत अधिक प्रधान होता है, इसलिए ये कथा संस्मरण से बिल्कुल भिन्न है। संस्मरण किसी रोचकता होती है इसमें, लेकिन बिखराव नहीं होता, यानी एकात्मकता होती है, संगठन होता है। आत्मकथा के प्रमुख तत्वों पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, आत्म तत्व यानी जो लेखक लिख रहा है उसके स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई कथा होनी चाहिए। प्रारंभ से अंत तक लेखक स्वयं उस कथा का विषय होना चाहिए। कथा तत्व होना चाहिए, यानी कहानीपन होना चाहिए, ताकि पाठक की जिज्ञासा बनी रहे, पाठक को रचना रोचक लगे। परिवेश तत्व यानी जिस परिवेश में पलकर वह व्यक्ति जो अपनी आत्मकथा लिख रहा है बड़ा हुआ, उसने अपने परिवेश से क्या कुछ ग्रहण किया समय समय पर, वो पूरी तरह से अभिव्यक्त होना चाहिए। तटस्थता होनी चाहिए। तटस्थता होना इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति केवल, लेखक जो आत्मकथा लिख रहा है वो केवल अपने प्रभावशाली और अच्छे चरित्र को ही अभिव्यक्त न करे, अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष को अभिव्यक्त न करे, बल्कि उसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्षों को भी प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करे। ये तटस्थता का मतलब है आत्मकथा के संबंध में। आत्म तत्व का अर्थ हुआ निजी जीवन की घटनाओं का चित्रण, स्व की अभिव्यक्ति, जो मैं आपको बता चुकी हूं। कथा तत्व यानी अपने अतीत की घटनाओं की कलात्मक और कथात्मक अभिव्यक्ति।
परिवेश तत्व, जिस परिवेश में आत्मकथाकार रहा है उसकी अभिव्यक्ति। तटस्थता, अपने जीवन की घटनाओं का पूर्वाग्रह रहित वर्णन, यानी अच्छाई और बुराई, गुण और अवगुण दोनों का समान रूप से विश्लेषण। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में आत्मकथा लेखन के 5 उद्देश्य बताए गए हैं और वे उद्देश्य हैं दोस्तों, आत्मनिर्माण यानी अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, आत्मान्वेषण यानी अपने व्यक्तित्व को तलाश करना, कौन सी अच्छाई है कौन सी बुराई है इस विषय में सोचना आत्मान्वेषण कहलाता है। अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह, समाज का मार्गदर्शन करने की लालसा, क्योंकि लेखक जब आत्मकथा लिखता है दोस्तों तो उसका उद्देश्य होता है कि वो अपने जीवन के उन पड़ावों के, उन अनुभवों के माध्यम से पाठकों का मार्गदर्शन कर सके। कलात्मकता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति की प्रेरणा होनी चाहिए। आत्मकथा की विशेषताओं की बात करें तो जीवन के जिए हुए क्षणों का विवरण होती है आत्मकथा, और ये आत्मकथा की सबसे पहली विशेषता है। दूसरा, जीवन का आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण अनिवार्य है। स्वयं का स्वलिखित इतिहास प्रस्तुत करता है लेखक आत्मकथा में। विषय स्वयं लेखक होता है आत्मकथा में। व्यक्तिलक्षी भी और वस्तुलक्षी भी, यानी जो आत्मकथाकार है वो अपने स्वयं के व्यक्तित्व को भी अभिव्यक्त करता है और परिवेश को भी अभिव्यक्त करता है। सत्य और यथार्थ का होना आवश्यक है, क्योंकि कल्पना के लिए आत्मकथा में कोई स्थान नहीं होता। अब आत्मकथा साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, आत्मकथा साहित्य के प्रोत्साहन में पत्रकारों का विशेष योगदान रहा और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है पत्रकार मूलचंद अग्रवाल का, जिन्होंने पत्रकार की आत्मकथा नाम से स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। इसके बाद इंद्र विद्या वाचस्पति द्वारा रचित जीवन की झांकियां आत्मकथा पत्रकार द्वारा रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। आत्मकथा साहित्य इतिवृत्त प्रधान होता है। इतिवृत्त का मतलब है घटना प्रधान होना। घटना प्रधान होने का मतलब है वर्णन प्रधान होना। तो ये दोनों बातें जहां हैं वहीं इतिवृत्त है। कुछ साहित्यकारों की आत्मकथाएं साहित्यिक गुणों से युक्त भी प्रकाशित हुई है। आगे चले। प्राचीनतम आत्मकथा, दोस्तों ध्यान देंगे, प्राचीनतम आत्मकथा मानी गई है बनारसी दास जैन के द्वारा रचित अर्ध कथानक, जो 1641 में प्रकाशित हुई। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये 1641 में प्रकाशित आत्मकथा पद्यात्मक है, गद्यात्मक नहीं। तो पहली आत्मकथा मानी तो जाती है, लेकिन ये केवल क्योंकि इसके बाद हमें क्रमबद्ध परंपरा नहीं मिलती और ये पद्यात्मक है और हम गद्य की विधा आत्मकथा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मकथा की विकास की पृष्ठभूमि में इस आत्मकथा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब प्रारंभिक युग की आत्मकथाओं पर नजर डालते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जीवन चरित्र नाम से अपनी आत्मकथा लिखी 1917 में। सत्यानंद अग्निहोत्री ने, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा पर प्रश्न पूछा जाता है। मुझ में देव जीवन का विकास, इस नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। 1910 में ये इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ और दूसरा खंड 1918 में प्रकाशित हुआ। ये प्रारंभिक युग की आत्मकथाएं हैं। श्री राम विलास शुक्ल ने मैं क्रांतिकारी कैसे बना, इस प्रकार अपनी आत्मकथा को इस शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अब बात आती है प्रारंभिक युग की आत्मकथाओं के बाद शुक्ल युगीन आत्मकथाओं की। शुक्ल युग में आकर, यानी रामचंद्र शुक्ल के युग में आकर, सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा मुझ में देव जीवन का विकास भाग 2। भाग 1 प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक युग में प्रकाशित हुई और भाग 2 मुझ में देव जीवन का विकास भाग 2 1918 में, यानी शुक्ल युग में प्रकाशित रचना है। भाई परमानंद ने लिखा आप बीती नाम से अपना आत्मकथ्य 1921 में प्रकाशित हुआ। महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी 1923 में, जिसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय नामक साहित्यकार ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा तरुण के स्वप्न लिखी 1935 में और इसका अनुवाद किया गिरीश चंद्र जोशी ने। इन दोनों आत्मकथाओं को आप ध्यान में रखेंगे। शुक्लोत्तर युग की आत्मकथाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का मेरी आत्म कहानी 1941 में प्रकाशित। बाबू गुलाब राय, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी जीवन यात्रा के नाम से प्रकाशित 1946 में, और 1967 तक आते आते इस आत्मकथा के 3 भाग प्रकाशित हुए, जिसे आप भूलेंगे नहीं।
यशपाल ने सिंहावलोकन नाम से 1951, 1952 और 1955 में आत्मकथा अपनी प्रस्तुत की, यानी 3 खंडों में उन्होंने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन किया। शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा का नाम है परिव्राजक की प्रजा, 1952 में प्रकाशित। देवेंद्र सत्यार्थी की, इस पर प्रश्न बहुत पूछा जाता है, चांद सूरज के बीरन नाम से आत्मकथा प्रकाशित हुई 1953 में। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि चांद सूरज के बीरन नामक कृति किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है ये आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर, ये भी, इस पर भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, नाम से आत्मकथा प्रस्तुत किया, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने मेरी आत्मकहानी नाम से 1963 में अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने तपती पगडंडियों पर पद यात्रा नाम से अपनी आत्मकथा का प्रकाशन किया। अमृतलाल नागर की आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान के नाम से प्रकाशित हुई 1946 में। 1986 में इसका प्रकाशन हुआ। रामदरस मिश्र ने सहचर है समय नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, 1991 में इसका प्रकाशन हुआ। वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी कहानी नाम से आत्मकथा लिखी और 1970 में इसका प्रकाशन हुआ। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। यौवन के द्वार पर शीर्षक से ये लिखी गई और 1970 में ये प्रकाशित हुई। बहुत बार प्रश्न इस आत्मकथा पर पूछा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई। सबसे पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर। पहला भाग 1969 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1970 में प्रकाशित हुआ, तीसरा भाग 1977 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ। अब बात आती है शुक्ल युग के बाद लिखी गई समकालीन आत्मकथाओं की। रामविलास शर्मा की आत्मकथा इस युग की बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, जिसका शीर्षक है अपनी धरती अपने लोग, 1996 में प्रकाशित हुई। दोस्तों इनकी आत्मकथा भी 3 खंडों में प्रकाशित हुई। भीष्म साहनी ने अपनी आत्मकथा लिखी आज के अतीत खंड नाम से और 2003 में इसका प्रकाशन हुआ। कमलेश्वर ने अपनी आत्मकथा लिखी 3 भागों में, जिसमें से पहला भाग था जो मैंने जिया, दूसरा था यादों के चिराग और तीसरा था जलती हुई नदी। राजेंद्र यादव की आत्मकथा प्रकाशित हुई मुड़ मुड़ के देखता हूं। बहुत प्रश्न आता है, कंठस्थ कर लेंगे। कुछ दलित आत्मकथाएं भी लिखी गई, जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित विमर्श के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, उन्होंने जूठन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। मोहनदास नैमिष राय ने अपने अपने पिंजरे नाम से 2 भागों में आत्मकथा लिखी। कौशल्या बैसंत्री ने दोहरा अभिशाप नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। बहुत सारी महिला लेखिकाओं ने भी अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी और इन महिला लेखकों की आत्मकथाओं पर दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, 2 भागों में अपनी आत्मकथा को प्रकाशित किया। कृष्णा अग्निहोत्री ने लगता नहीं है दिल मेरा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। मैत्रेयी पुष्पा ने, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, मैत्रेयी पुष्पा ने कस्तूरी कुंडल बसे नाम से अपनी आत्मकथा प्रस्तुत की। अब ये हुई आत्मकथा विषयक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये सत्र आपको बहुत उपयोगी लग रहा होगा। अब हम आते हैं अपनी अगली गद्य की विधा जीवनी पर। आत्मकथा और जीवनी के विषय में जो एक मूलभूत अंतर है दोस्तों, उसे आप समझ लीजिए। आत्मकथा लेखक अपने स्वयं के जीवन को आधार बनाकर लिखता है और यथार्थ परक चित्रण होता है, और जीवनी किसी भी लेखक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति जिससे कि वो बहुत प्रभावित होता है, उसके जीवन पर आधार बनाकर यथार्थ घटनाओं को शामिल करते हुए प्रस्तुत की जाती है। यानी ये दोनों ही गद्य की ऐसी विधाएं हैं जिनमें कल्पना का समावेश नहीं होता। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं अपने जीवन पर लिखी जाती है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। पश्चिम में ईसा पूर्व से ही जीवनी लेखन की परंपरा है, ऐसा जिक्र मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी जीवनियां लिखी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है चरितावली, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय, बूंदी का राजवंश
और पंच पवित्र आत्मा। पंच पवित्र आत्मा जो जीवनी है उसमें उन्होंने दोस्तों इस्लामिक धर्म गुरुओं की जीवनियों का संग्रह किया है। इस प्रकार इन्होंने अनेक जीवनी परक ग्रंथ लिखे। इससे स्पष्ट होता है कि जीवनी लेखन भारतेंदु युग में ही प्रारंभ हो चुका था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि स्वकवि संकीर्तन चरित चर्चा नाम से जीवनियां प्रस्तुत की। राहुल सांकृत्यायन ने राजनीतिक जीवनी लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी राजनीतिक व्यक्तियों के जीवन पर आधारित जीवन वृत्त लिखे। इनमें ओंकार शरद का नाम जीवनी लेखन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राम मनोहर लोहिया के जीवन व्रत को लिखा। 1971 में इसका प्रकाशन हुआ। ये इस युग की बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक जीवनी है। आगे चलें। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी के प्रथम जीवनीकार के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रमुख जीवनीकार है गोपाल शर्मा शास्त्री, जिनको की प्रवर्तक माना जाता है। दयानंद दिग्विजय नाम से इन्होंने 1881 में जीवनी लिखी। राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू का जीवन चरित्र नाम से जीवनी लिखी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित थी। 1904 में इसका प्रकाशन हुआ। शिवनंदन ने हरिश्चंद्र नाम से 1905 में जीवनी लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास नाम से 1913 में जीवनी प्रकाशित की। ये सभी उन साहित्यकारों की जीवनियां हैं जिन्होंने अपने से पूर्ववर्ती साहित्यकार जिनसे वे प्रभावित हुए उनके जीवन वृत्त को प्रस्तुत करने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किया। रामचंद्र वर्मा ने महात्मा गांधी नाम से 1919 में जीवनी लिखी। हंसराज रहबर ने योद्धा सन्यासी विवेकानंद नाम से 1979 में जीवनी का प्रकाशन किया। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद के नाम से एक जीवनी प्रकाशित की, जो महर्षि अरविंद के जीवन पर आधारित है। 1972 में इसका प्रकाशन हुआ। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत की। 1975 में शिवरानी देवी ने अपने पति प्रेमचंद के जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया, प्रेमचंद घर में के नाम से, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ। अमृत राय जो प्रेमचंद के पुत्र हैं, उन्होंने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। 1962 में इसका प्रकाशन हुआ। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद का जीवन लिखा और 1964 में इसका प्रकाशन हुआ। यानी ये तीनों जीवनियां प्रेमचंद के जीवन पर आधारित हैं। भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा नाम से 1968 में एक जीवन वृत्त प्रकाशित किया। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से एक जीवन व्रत लिखा, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इस पर, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। 1974 में इसका प्रकाशन हुआ। यह पूछा जाता है कि आवारा मसीहा कृति किसके जीवन पर आधारित है, तो उत्तर आपका होना चाहिए शरद चंद्र। जगदीश चंद्र माथुर ने जो जीवन वृत्त लिखा उसका शीर्षक है जिन्होंने जीना जाना। 1971 में इसका प्रकाशन हुआ। तेज बहादुर चौधरी ने मेरे बड़े भाई शमशेर जी नाम से 1995 में शमशेर बहादुर कवि जो है उनके जीवन पर आधारित जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। कमला सांकृत्यायन जो राहुल सांकृत्यायन की पत्नी है, उन्होंने राहुल सांकृत्यायन के जीवन को आधार बनाकर महामानव महापंडित के नाम से जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। 1995 में इस जीवन वृत्त का प्रकाशन हुआ। सुलोचना राघव जो रांगे राघव की पत्नी है, उन्होंने रांगे राघव एक अंतरंग परिचय नाम से 1997 में उनका जीवन वृत्त प्रकाशित किया। महिमा मेहता जो श्री नरेश मेहता की पत्नी है, उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता के नाम से उनका जीवन वृत्त 2003 में प्रकाशित किया। कुमुद नागर जो अमृतलाल नागर की पत्नी है, वट वृक्ष की छाया में नाम से अमृतलाल नागर पर की जीवनी प्रस्तुत की और इसका प्रकाशन हुआ 2006 में। गायत्री कमलेश्वर जो कमलेश्वर की पत्नी है, उन्होंने अपने पति के जीवन को आधार बनाकर उनका जीवन परिचय प्रस्तुत किया। कमलेश्वर मेरे हमसफर नाम से 2005 में यह रचना उनकी प्रकाशित हुई। विश्वनाथ त्रिपाठी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमकेश दरवेश के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनका जीवन वृत्त प्रस्तुत किया और इसका प्रकाशन हुआ 2012 में। राम कमल राय ने, बहुत महत्वपूर्ण,
शिखर से सागर तक नाम से अज्ञेय का जीवन वृत्त प्रकाशित किया। 1986 में इसका प्रकाशन हुआ। अब बात आती है रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज भी गद्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मूल शब्द है इसका रिपोर्ट। अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट से इसको जोड़ा जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। यानी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें तथ्य ही होते हैं, लेकिन जब उस रिपोर्ट की प्रस्तुति कलात्मकता साहित्यिकता के साथ होती है, संवेदनशीलता के साथ होती है, तो साहित्य में वही रिपोर्ट रिपोर्टाज बन जाती है। रिपोर्टाज के प्रमुख तत्व हैं कलात्मकता, वस्तुगत सत्य यानी यथार्थ होना चाहिए, सच्ची घटना होनी चाहिए, मानवीय सरोकार यानी संवेदनशीलता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। ये प्रमुख तत्व हैं एक रिपोर्टाज में होने ही चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टाज की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात, वास्तविक घटना पर आधारित होता है रिपोर्टाज। दूसरी बात, संक्षिप्त साहित्यिक रूप में देश में दिन प्रतिदिन घटने वाली किसी भी एक घटना को प्रभावशाली ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली गद्य की विधा ही रिपोर्टाज होती है। इसमें कहानी जैसी रोचकता की अनिवार्यता होती है, यानी रोचकता के बिना रिपोर्टाज नहीं कहला सकता, वो मात्र एक रिपोर्ट बनकर रह जाएगा। विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध और समग्र चित्रण किया जाता है, यानी घटनाओं के क्रम का भी ध्यान रखना एक रिपोर्टाजकार के लिए बहुत आवश्यक है। संक्षिप्त शब्दावली में घटना का मर्मस्पर्शी और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना एक रिपोर्टाजकार की अनिवार्यता है, उसे इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। अब बात आती है कि रिपोर्टाज का जन्म आखिर कब हुआ। तो द्वितीय महायुद्ध के दौरान ये गद्य की विधा उत्पन्न हुई और विकसित हुई। आधुनिक गद्य की नवीन विधाओं में रिपोर्टाज तीव्र गति से विकसित होने वाली विधा है। रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं रूसी साहित्यकार इलियान एहरनबर्ग, लेकिन हिंदी में छायावादोत्तर युग में रिपोर्टाज की वास्तविक शुरुआत हुई। हिंदी रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। ये बात आपको भूलनी नहीं है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया। रूपाभ पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ 1938 में। अब प्रमुख रिपोर्टाजकार जो हिंदी साहित्य से जुड़े हैं उनका थोड़ा परिचय हम प्राप्त करते हैं। पहला नाम आता है शिवदान सिंह चौहान का, क्योंकि वही प्रवर्तक है रिपोर्टाज के। लक्ष्मीपुरा और मौत के खिलाफ और जिंदगी की लड़ाई उनके प्रमुख रिपोर्टाज हैं। रांगे राघव का रिपोर्टाज संग्रह का नाम है तूफानों के बीच, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज संग्रह का नाम है स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आगे चले। उपेंद्रनाथ अश्क पहाड़ों में प्रेम में संगीत के नाम से रिपोर्टाज लिखा। शिव सागर मिश्र ने वे लड़ेंगे 1000 साल नाम से रिपोर्टाज लिखा। धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा नाम से रिपोर्टाज लिखा, जो कि बांग्लादेश युद्ध 1971 में जो हुआ था उस पर आधारित रिपोर्टाज है। शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा, बहुत प्रश्न आता है इस पर, याद कर लेंगे, प्लाट का मोर्चा नाम से रिपोर्टाज लिखा। निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज है प्राग एक स्वप्न। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये रिपोर्टाज संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका शीर्षक है क्षण बोले कण मुस्काए। फणीश्वर नाथ रेणु का ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। ये उनके प्रमुख उल्लेखनीय रिपोर्टाज संग्रह है, जिनको आपको पता होना ही चाहिए, का नाम कंठस्थ करने ही होंगे। विवेकी राय ने रिपोर्टाज संग्रह प्रकाशित किया जुलूस रुका है के नाम से और बाढ़ 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 के नाम से। रामकुमार वर्मा के रिपोर्टाज संग्रह का नाम है पेरिस के नोट्स। कमलेश्वर ने लिखा क्रांति करते हुए आदमी को देखना नाम से रिपोर्टाज संग्रह। आगे चलते हैं। अब बात आती है हिंदी निबंध विधा की, जो कि एक परंपरागत विधा है। इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। निबंध शब्द की व्युत्पत्ति ने उपसर्ग पूर्वक बंध धातु में घय प्रत्यय लगने से हुई है। घय प्रत्यय में से दोस्तों अशेष रहता है, यानी बंध में जो बंध धातु है इसमें ये हलंत है, इसमें जब अ लग जाएगा तो ये बंध पूरा हो जाएगा। बिंदी हटा देंगे,
बंध पूरा हो जाएगा और नी उपसर्ग लग जाएगा, इस प्रकार निबंध शब्द बन जाएगा। निबंध शब्द का अर्थ है बंधन में बंधी हुई वस्तु, अर्थात भावों और विचारों को पूरी तरह से संगठित रूप में बांधकर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना ही निबंध है। किसी भी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना ही निबंध है। निबंध के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। निबंध के विकास के प्रमुख 4 चरण माने गए हैं दोस्तों। पहला है भारतेंदु युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, शुक्ल युग 1918 से 1938, शुक्लोत्तर युग 1938 से अब तक। अब बात करते हैं कि किन इन पड़ावों से गुजरकर निबंध किस प्रकार विकसित हुए। निबंधों पर पाश्चात्य निबंध लेखन परंपरा का बहुत अधिक प्रभाव रहा। प्रमुखतः प्रारंभ में जो निबंध भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए वे हास्य व्यंग्यात्मक और मनोरंजन प्रधान निबंध थे, यानी उनका उद्देश्य मनोरंजन करना था। इन निबंधों में विचार की गंभीरता का अभाव था, भाषागत परिष्कार भी नहीं था, क्योंकि भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में आकर दोस्तों कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, भाषा को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने परिष्कृत और परिमार्जित रूप में अभिव्यक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसलिए भाषागत परिष्कार का अभाव इस युग के भारतेंदु युग के निबंधों में देखने को मिलता है। आगे चले। भारतेंदु युगीन निबंधकार एवं पत्रिकाएं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है ये दोस्तों। इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका प्रकाशित की जिसमें अनेक निबंध प्रकाशित हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी कर लेंगे इसको। ये हरिश्चंद्र मैगजीन ही बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित हुई थी, इस बात को आपको भूलना नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्रिका संपादित की, श्रीनिवास दास ने सदादर्श पत्रिका प्रकाशित की और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका प्रकाशित की। देखिए भारतेंदु पत्रिका के संपादक का नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप ये न सोचें कि इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बल्कि इसके संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए। आगे चले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन कहकर के पुकारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब प्रमुख निबंध भारतेंदु युग के हैं भरत खंड की समृद्धि जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया, ये एक राजनीतिक निबंध है। दूसरा स्वदेश प्रेम जो काशीनाथ खत्री के द्वारा लिखा गया, ये देश प्रेम संबंधी निबंध है। विधवा विवाह जो काशीनाथ खत्री के द्वारा ही लिखा गया, सामाजिक जागृति विषयक निबंध है। यानी भारतेंदु युग में देश प्रेम से संबंधित, देश की समस्याओं से संबंधित और सामाजिक जागृति से संबंधित निबंध लिखे गए। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये निबंध लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ये भी देश प्रेम और सामाजिक जागृति पर आधारित निबंध है। इसके अलावा दांत बात और बालक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखे गए और ये हास्य व्यंग्य परक निबंध है। यानी 3 प्रकार के निबंध मोटे तौर पर यहाँ लिखे गए, देश प्रेम से संबंधित, हास्य व्यंग्य से संबंधित और सामाजिक उद्बोधन से संबंधित। आगे चले। द्विवेदी युग में जो इसका समय 1900 से 1918-20 के बीच माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो भी निबंध लिखे गए उसमें भाषागत परिष्कार और परिमार्जन देखने को मिलता है। यानी परिष्कृत हिंदी का प्रयोग यहां से शुरू हुआ। व्यक्तिगत अनुभूतियों का इन निबंधों में अभाव है। और जो हमने नाटक साहित्य के विकास के दौरान पढ़ा था दोस्तों कि अनुदित नाटकों की प्रधानता रही द्विवेदी युग में, उसी तरह से निबंधों में भी अनुदित निबंध बहुत अधिक लिखे गए। यानी पश्चिम के निबंधों के हिंदी अनुवाद यहाँ इस युग में आकर प्रस्तुत किए गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका ने हिंदी निबंध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, बेकन के निबंधों का, एक पश्चिमी निबंधकार है बेकन के निबंधों के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए, क्योंकि वे बेकन की निबंध शैली से बहुत अधिक प्रभावित थे। आगे चले। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। कछुआ धर्म मारेसी मोही कुठाऊ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध है। इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, बहुत प्रश्न आता है।
शिव शंभू के चिट्ठे बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संग्रह, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता, ये निबंध सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखे गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों निबंधों को आप कंठस्थ कर लेंगे। शुक्ल युग 1918-20 से 1938 के बीच माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। दोस्तों, जिस प्रकार हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने में प्रेमचंद की महती भूमिका रही, उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया, निश्चित स्वरूप प्रदान किया। और हिंदी निबंध शुक्ल जी के साहित्यिक प्रतिभा के स्पर्श से इतने अद्भुत रूप में विकसित हुआ, जिसका उदाहरण हम अपने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कविता क्या है निबंध के रूप में देख चुके हैं। और जब हम सेकंड ग्रेड के निबंधों पर चर्चा करेंगे, तब भी हम उनकी इस निबंधकार की प्रतिभा से रूबरू होंगे। आपके प्रमुख निबंध है श्रद्धा और भक्ति, आचार्य शुक्ल। इस युग में अन्य निबंध लिखे गए बेचन शर्मा उग्र के द्वारा गाली, बख्शी के द्वारा अतीत की स्मृति। आगे चले। शांति प्रिय द्विवेदी ने निबंध लिखा साहित्य की, गुलाब राय का निबंध मेरी असफलताएं और गुलाब राय का ही ठलुआ क्लब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और शुक्ल जी का एक और महत्वपूर्ण निबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। आगे चले। शुक्ल युगीन निबंधों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं दोस्तों। अद्भुत शब्द चयन, यानी भाषा परिष्कृत तो द्विवेदी युग में ही हो गई थी, तो शुक्ल युग में आकर शब्दों का संयोजन बहुत सुंदर रूप में किया जाने लगा, यानी निबंधों में कलात्मकता का समावेश हुआ। वाक्य गठन और व्यंजनात्मकता वहां पर शामिल हो गई। पर्यवेक्षण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष की अद्भुत श्रृंखला हुई, जिस शैली को हम सूत्र व्याख्या शैली और व्याख्या सूत्र शैली के नाम से जानते हैं, और शुक्ल जी के कविता क्या है निबंध के संदर्भ में उसे समझ भी चुके हैं दोस्तों, उसी शैली को की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। पर्यवेक्षण यानी किसी भी स्थिति को देखना, उसका निरीक्षण करना, फिर उसका विश्लेषण करना और उसके बाद उसमें से निष्कर्ष निकालना। इस तरह की श्रृंखला इस युग के निबंधों में देखने को मिलती है। भावात्मक, विचारात्मक, सूक्ति प्रधान, व्याख्या, विश्लेषणात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक शैलियों का सुंदर प्रयोग इस युग के निबंधों में देखने को मिलता है। साहित्यिक विषयों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विषयों पर भी निबंध लिखे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बहुत सारे मनोविकार संबंधी निबंध लिखे, जिनमें श्रद्धा भक्ति है, ईर्ष्या है, क्रोध है, बहुत सारे इस प्रकार के भय है, लोभ और प्रीति है। ये बहुत सारे मनोविकार संबंधी निबंध है जो अत्यंत लोकप्रिय हुए और निबंधों की परंपरा में मील का पत्थर साबित हुए। शुक्लोत्तर युग 1938 से अब तक चल रहा है दोस्तों। इस युग में विचारात्मक निबंध लेखन के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित हुए और भाषा तथा भाव में अद्भुत सामंजस्य स्थापित हुआ। इस युग में एक और बात मैं आपको बता दूं, ललित निबंध विशेष तौर पर लिखे गए। ललित निबंध क्या होते हैं? ललित निबंध वे होते हैं जो बहुत ही रोचक शैली में किसी पौराणिक प्रसंग को आधार बनाकर, जिनमें समसामयिक समस्याओं की अभिव्यक्ति की जाती है इतने सुंदर तरीके से कि पाठक का मन उनमें डूबकर रह जाता है, उन निबंधों को ललित निबंध कहते हैं। मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। ललित शब्द लल धातु से बना है, ये भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, तो आपको संभवतः वो सारी बात याद होगी। तो चर्चा करते हैं इस युग के प्रमुख निबंधकारों की। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, जिनके निबंध संग्रह अशोक के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह माना जाता है। उसके बाद जैनेन्द्र का साहित्य का श्रेय और प्रेय बहुत ही उल्लेखनीय निबंध संग्रह। डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह चेतना के बिंब के नाम से प्रकाशित हुआ। दिनकर का निबंध संग्रह हमारी सांस्कृतिक एकता के नाम से प्रकाशित हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब के नाम से प्रकाशित हुआ। और यशपाल ने निबंध संग्रह लिखा गांधीवाद की शव परीक्षा। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का नाम है राघव करुणोरस। ये एक उनका बहुत ही लोकप्रिय निबंध है। तुम चंदन हम पानी, ये ललित निबंध है, ये ललित निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी, ये भी एक ललित निबंध है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। भगवत शरण उपाध्याय का निबंध संग्रह है ठूठा आम,
जो कि बहुत ही लोकप्रिय है और निबंध के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे चलें। गंभीरता, गहनता और विषयों की विविधता, ये शुक्लोत्तर युग के निबंधों की खास विशेषता रही। पौराणिक प्रसंगों की समसामयिक अभिव्यक्ति की गई, जो मैं ललित निबंधों के संदर्भ में आपको बता चुकी हूं। दैनिक जीवन और परिवेश से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया गया। मानवीय आस्था के स्वर इस युग के निबंधों में प्रबल रूप से अभिव्यक्त किए गए। इतिहास और संस्कृति का चित्रण हुआ और मूल्यगत विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया, यानी परिवेश में जो कुछ भी विसंगति पूर्ण है, असंगत है, उस पर कटाक्ष किया गया इस युग के निबंधों के माध्यम से। भाषा और भाव का अद्भुत सामंजस्य इस युग के निबंधों में देखने को मिलता है। प्रमुखतः संस्मरणात्मक यानी स्मृति पर आधारित, व्यंग्यात्मक, गवेषणात्मक यानी खोज से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित, आत्माभिव्यंजक यानी अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने वाले, समीक्षात्मक और विवेचनात्मक शैलियां इस युग के निबंधों में प्रमुख रूप से इस्तेमाल की गई। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिनमें हमने गद्य की सभी विधाओं पर चर्चा की और बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा की। सत्र आज का बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमारे लिए आवश्यक था कि हम इन गद्य की विधाओं को गहराई से समझें। इन पर आधारित प्रश्नों पर भी हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक प्रतीक्षा में बने रहिए। धन्यवाद।